हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो भाई लेक्चर नंबर है 7 है, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में जो आपका एथिल एमीन था, ठीक है, एथिल एमीन था, वो बनाने की विधि आपका पूरा डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है। C2H5NH2 वाला जो था एथिल एमीन, उसका पूरा का पूरा डिस्कशन हो चुका था उसके ऊपर कि वो कैसे बनाए जाएंगे, उनकी क्या रासायनिक गुण होंगे, क्या उनके भौतिक गुण होंगे, क्या उनके उपयोग होंगे, ठीक है। वो सारी डिस्कस कर लिया था हमने अब डिस्कस करना है भाई आपका एनिलीन के बारे में कि एनिलीन क्या चीज होती है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, इनका उपयोग क्या है, इनका भौतिक गुण क्या है। जैसे कि पीछे वाले जिस वे में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जिस वे में पढ़ते आ रहे हो उसी वे में यहाँ पे भी चलना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ये खत्म होगा तो डाई एजोनियम के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या चीज है या फिर कैसे समझेंगे उस चीज को, ठीक है। तो भाई बात करते हैं एनिलीन बनाने की विधि, ठीक है। तो पहले एलिनीन के बारे में भाई थोड़ी सी डिस्कस वो कर लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीजें इसकी लिख लेते हैं। एनिलीन, ठीक है। बात समझ में, एनिलीन है तो इसके ऊपर बेसिक डिस्कशन करते हैं भाई। पहला बेसिक करते हैं तो फिर पहले लिखते हैं क्या, अणुभार, या लिख सकते हो अणुसूत्र। पहला अणुसूत्र, सूत्र से पता चलेगा कि क्या है अणुभार, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अणुसूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है इसका, यदि मैं लिखूं C6H5NH2, यानी कि कोई बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग होगा, C6H6 होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन होता है। अब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो H5 बचेगा। C6 बेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है। यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे और NH ग्रुप जोड़ दोगे, यही होता है ना। NH ग्रुप क्या कर दो, NH2 ग्रुप जोड़ दोगे, तभी तो पता चलेगा भाई इसके कोई नया ग्रुप आएगा। कब, जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी ना, एक लोग हटेंगे तभी तो दूसरा कोई आएगा, ठीक है। विस्थापन विक्रिया होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, C6 एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो C6H5 क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, C6H5NH2 हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, बात समझ गए। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इनके अणुभार की। इसकी बात करते हैं अणुभार की, ये अणुभार क्या होगा, या संरचना सूत्र देख लेते हैं। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे लिखोगे भाई, बेंजीन रिंग वाली संरचना सूत्र लिखनी कैसे, देखना, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, और ऊपर रहा NH2 ग्रुप, ये हो गया इसका संरचना, ठीक है। बात समझ में आई। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यहां करके लिख लेना, कभी कभी इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, NH2, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होता है ये बॉन्ड की रोटेशन बता रही, क्या बता रही है, रोटेशन बता रही। ये जो बॉन्ड, तीन बॉन्ड है, ये क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसको हमने गोला बना दिया, ठीक है। गोला का मतलब होता है, जैसे रेजोनेंस दिखाते हो ना आप लोग, भाई रेजोनेंस दिखाते हो कि नहीं, ये देखो रेजोनेंस दिखाते हो कि नहीं, देखो जैसे ये है, इधर घुमाओगे तो इसको इधर घुमाओगे, इसको इधर घुमाओगे। अनुनाद दिखाते हो ना, अनुनाद जिसे कहते हैं, क्या बन जाएगा भाई अगले पल में, ये बन के तैयार होगा। क्या, ये वाला यहाँ चलाया, ये वाला उठ के यहाँ चलाया, और ये वाला उठ के यहाँ चला, देखो वही तो मिला। अब फिर से मैं इसको यहाँ घुमा दूं, इसको यहाँ घुमा दूं, इसको यहाँ घुमा दूं, देखो फिर से वही बन जाएगा कि नहीं, फिर से वही बनेगा कि नहीं। इसका मतलब ये रोटेशन, यानी ये दोनों क्या होंगे, बार बार यहाँ से यहाँ तक घूमते रहेंगे। तो ओवरऑल मैं बना सकता हूँ इनको, ओवरऑल मैं कह सकता हूं भाई ये जो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ये बार बार बीच में घूम रहा है, क्या कर रहा है, इन दोनों, इन सभी रीजन्स में क्या कर रहा है, घूम रहा है, कह सकते हैं ना भाई। तो इसी वजह से क्या करते हैं, हम इसको गोला बना देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, गोला बना देते हैं, तो इस चीज को समझते रहना, ठीक है। सो अगेन चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं इसका अणुभार। क्या देखते हैं, अणुभार। अणुभार निकालने का तरीका मैंने बताया था, क्या भाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहां से देखना कार्बन कितने हैं, कार्बन है तुम्हारे 6, गुणे एक कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 5 इधर, 5 2 7, 7 7 हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 7 गुणे एक हाइड्रोजन का 1, प्लस
नाइट्रोजन कितने भाई, दूसरा तीसरा नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन कितने, एक है, एक है भाई, एक गुणे एक नाइट्रोजन का 14 होता है, कितना 14 बराबर 5×6 = 72 प्लस 7 प्लस 14 कम 14, ठीक है। 4 और 7 कितना हो भाई 11, 11 2 13, क्या हो जाएगा, एक 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 दो, दो 9 हो जाएगा, यानी 93 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्या हो जाएगा भाई 93 आ जाएगा। तो इस तरीके से अणुभार हो जाएगा 93। तो अब ये तो इनकी बेसिक चीजें हो गई, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हो जाती है भाई, ये समझ में आ जाती है कि ये क्या चीज है, क्या समझते हो आप इसका, ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है इनके बनाने की विधि के ऊपर डिस्कस करनी है, क्या करेंगे हम, कैसे इनको बना सकते हैं। तो एक बात समझ लेना, जैसे वहां पे जो जो विधि अपनाई थी आपने, जैसे नाइट्रो ग्रुप का क्या कराया था आपने, NO2 का ग्रुप का क्या कराया था भाई, SN और HCl के प्रेजेंस में आपने इसका अपचयन करा दिया था, तो भी बन गया था। वहीं पे यहाँ पे भी कर देंगे, क्या करेंगे, वहीं यहाँ पे भी कर देंगे, बस उसके साथ C2H5 लगा था, यहाँ पर C6H5 लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ सब कुछ सेम रहेगा, जो वहां पे पढ़े थे वहां यहाँ पे भी वही रिएक्शन अपनाओगे, बस क्या करना है, वहां पे अलग था C2H5 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हो गया ये, फटाक से करो भाई इसको, चलिए। हेडिंग डालना भाई, बनाने की विधि, क्या डालोगे, बनाने की विधि। बनाने की विधि है, उसमें पहला देखना, मैं रिएक्शंस करा रहा हूं, क्या करना है भाई, नाइट्रो ग्रुप का क्या करा देना है, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया C6H5NO2, ठीक है, लिख दिया। अब इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे, अपचयन, किसके प्रेजेंस में, SnHCl, ठीक है। बात समझ में आई, SnHCl के प्रेजेंस में, ये क्योंकि अपचायक होता है, अपचायक होगा तो भाई इसको तो क्या कर देंगे, इस पे लगा देंगे, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, अपचयन करा देगा, ठीक है। हाइड्रोजन 2 या फिर ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली, सीधे सही समझ में आएगा, ठीक है। बात समझ में आई, अपचयन करा देंगे, ठीक है। और ये अपचयन होता है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है क्या, C6H5, क्या हो जाएगा, क्या हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन आके जमा हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, हाइड्रोजन आके जमा हो गए, देखो बन गया एनिलीन, बन गया एनिलीन ना, वही तो था एनिलीन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ। ये जो विधि है, ये जो बनाने की विधि है, इसको कहते हैं प्रयोगशाला विधि, क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। ये प्रयोगशाला विधि होता है, इसमें इसको प्रयोगशाला में क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं, तो वहां पे अच्छे से बनता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है इसी विधि से, ठीक है। अब दूसरी विधि देखनी है, इसी नाइट्रो ग्रुप का क्या करा देना है, बस वहां पर क्या कर लेंगे, कैटालिस्ट बदल देंगे, क्या कर देंगे, कैटालिस्ट बदल देंगे, क्या करेंगे भाई, C6H5NO2 है, अब इसका क्या कराना है आपको, अपचयन, किसके प्रेजेंस में, इस बार हम करेंगे FeHCl के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में भाई, FeHCl के प्रेजेंस में, क्यों, अब यहां पर FeCl हो गया, तो ये जो विधि होगी इसे कहते हैं औद्योगिक विधि, क्या कहते हैं, औद्योगिक विधि, समझ में आई बात है। जब यहाँ पर Sn ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं प्रयोगशाला विधि, और यहाँ पर आयरन ले लिए, Fe ले लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, औद्योगिक विधि, काम वही करेगा, क्या बन जाएगा भाई, C6H5NH2 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, C6H5NH2 बन जाएगा, जिसे कहते हैं एनिलीन, क्या कहते हैं, एनिलीन, समझ में आ रही बात है, बातें समझ में आ रही है ना भाई, बातें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से इनका बनाया जा रहा है, किस तरीके से इनका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो इनको फटाक से लिखो भाई, आगे बढ़ते हैं, तो डिस्कस करते हैं दूसरी के बारे में, ठीक है। तो हो गया ये।
अब हमें देखो क्लोरोबेंजीन से बनाना, क्या करना भाई, क्लोरोबेंजीन से बनाना है, ठीक है। हो गया, ये तीसरी विधि लिखते हैं, तीसरा हो गया हो तो भाई डिस्कस करें आगे। क्लोरोबेंजीन से देख लेते हैं भाई कि किस तरीके से क्लोरोबेंजीन से हम इसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन देखना, तीसरा है क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से। अब देखा, क्लोरोबेंजीन रख लेते हैं। अब क्लोरोबेंजीन के साथ क्या करते हैं हम, क्लोरोबेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे चाहो ऐसे लिख लो। ये रहा क्लोरोबेंजीन, क्या रहा भाई, क्लोरोबेंजीन। इसकी अब क्या करा देते हैं, NH3 व Cu क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड के उपस्थिति में कराएंगे। और इसका जो टेम्परेचर होगा लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होगा। कितना, 200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स माना जाएगा, ठीक है। अब इनके प्रेजेंस में हम कराते हैं तो ये जो ग्रुप है ये हटता है और क्या बनाएगा, इसका एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन मिलके HCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। और यहां पर बचा क्या, NH2, और यहां से एक बंद खुला, दूसरा एक नया बंद बनेगा। यहां पर क्या बन जाएगा, NH2 यहां पे जुड़ जाएगा और HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना, इसका एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन मिलके HCl के रूप में बाहर हो गए, बचा यहां पर NH2, यहां पे आके जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। समझ गया भाई कैसे बन रहा है ना, कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एनिलीन का कैसे निर्माण हुआ। यहां पर हम क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, NH3 का अभिक्रिया, किससे कराएंगे, NH3 की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने पर क्या होता है, एनिलीन का निर्माण होता है। बस यही लिखना है। हिंदी तो लिखने आती है सबको, ठीक है, हिंदी सबको लिखने आती है भाई, बेसिकली सबको हिंदी लिखने आती है, ठीक है। क्योंकि इतने दिन से आप ऑर्गेनिक के अंदर घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, तो लिखने तो आ ही गया होगा। करना क्या है, कुछ नहीं भाई, फलाने को मिलाया ढिमाके में मिला दिया, फलाने को लिए ढिमाके में मिलाया, इनकी उपस्थिति में अब क्या कराने पर क्या करते भाई, ये नया पदार्थ का निर्माण होता है। बात खत्म हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ऐसे बनाए जाएंगे क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो हमें फिनॉल से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, हम फिनॉल से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। कैसे फिनॉल से करेंगे उसी को हमें समझना है, ठीक है। फिनॉल से कैसे करेंगे उसी को समझना है। फटाक से इसको लिखो भाई, फटाक से लिखो इसको। हो गया, चलिए देखिए, अब हम लिखते हैं भाई फिनॉल से। चौथा है फिनॉल से अभिक्रिया, ठीक है। फिनॉल से कैसे बनाया जा सकता है भाई, देखना, फिनॉल से ये रहा हमारा फिनॉल, ये रहा क्या, फिनॉल, OH, यही होता है फिनॉल ना। अब क्या कराना है, इसके अभी क्या करा देते हैं, NH3 से, किससे, NH3 के, किसकी उपस्थिति में भाई, ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में ऐसा काम कराएंगे, ठीक है। अब जिंक क्लोराइड का काम क्या भाई, इसको रिएक्शंस को प्रोवाइड कराना। रिएक्शंस कराने की विधि क्या है, कराने की जिम्मेदारी है कि हम भैया इनको आओगे इसमें जोड़ोगे। इसका मतलब इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके साथ जुड़ चला जाएगा, क्या होगा, इसके साथ चला जाएगा। तो क्या फायदा होगा इससे, इसका फायदा होगा, क्या होगा भाई, ये बन जाएंगे, क्या होगा, H2O बाहर हो जाएगा, बनेगा कि नहीं, OH और एक हाइड्रोजन और ले लिया तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, H2O निकाल जाएंगे। यानी यहां से एक बंद खाली हुआ, बचा क्या, NH2, यहां पर क्या बचा, NH2 बचा है। और ये NH2 क्या कर देगा भाई, ये NH2 कर देगा आपको यहां पे आके जमा हो जाएगा, कहां पे, यहां पे NH2 जमा हो जाएगा। इसे बोलते हैं
लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। समझ में आई बातें? क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। अब कैसे जमा हुआ है इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इसका काम क्या था इसके अंदर? इसका काम यही था इसके हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराना। क्या करना? इसके हाइड्रोजन को यहां से निकालना। कैसे भाई? Zn है, Cl2 है और NH3 है, ठीक है। इसका लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसका ऑर्बिटल खाली है और ऑर्बिटल खाली होने की वजह से अटैक करेगा। क्या करेगा भाई? जिंक Cl2 NH2 क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे एक प्रोडक्ट, यानी कि माइनस चार्ज वाला, ठीक है, माइनस चार्ज वाला। अब बचा क्या? हाइड्रोजन प्लस। अब ये हाइड्रोजन प्लस बचता है। अब ये हाइड्रोजन प्लस क्या जाएगा भाई? यहाँ पे जाएगा फिनॉल के पास। क्या करेगा? फिनॉल के पास हाइड्रोजन आयन देगा। और जानते हो H प्लस को ऑक्सीजन का जो प्लस ऑक्सीजन का लोन पेयर है फटाक से खा जाता है। क्या करता है? फटाक से खा जाता है। ये बात सभी जानते हैं। फटाक से खाएगा और क्या बना लेगा? यहाँ पर देखो, क्या बनाएगा? OH2 प्लस बना लिया। अब यहां क्या हुआ? जल बना हुआ है। अब फटाक से ये क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ेगा और आगे क्या बना लेगा? ये बनाएगा, यहां बन जाएगा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया और H2O बाहर हुआ। अब ये क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? प्लस चार्ज हुआ। अब ये क्या करता? अब फिर इसका काम आएगा, इसका काम आएगा तो ये क्या करेगा? फिर अगले पल ही क्या कर देगा? यहां से प्रोवाइड करा देगा NH2 माइनस को। क्या कर देगा? NH2 माइनस को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन निकल के गया है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ के गया हुआ था, ठीक है। क्या हुआ? NH2 माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज के साथ, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं कैसे रिएक्शंस हो रही है इसकी, ठीक है। ये यहां पे समझाया, यहां पे गया अटैक किया और क्या बना लेगा भाई? फटाक से बना लेगा बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप। देखो एनिलीन बन के तैयार, ठीक है। ये रिएक्शंस ऐसे ही होती है, ये रिएक्शंस ऐसे ही होती हैं। बाकी आपको सब समझना है, इतना ही है, इतना ही समझना है। ये तो मैंने बेसिक चीजें समझा दी कि कैसे रिएक्शंस के अंदर हुई है, क्या हुआ इनके अंदर, कैसे रिएक्शंस हो रही है, कैसे काम कर रहा है ZnCl2 का काम क्या है यहाँ पर, ठीक है। ZnCl2 का काम क्या है वही मैं समझा रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये चार विधियां इनकी, क्या करना है? फिनॉल से अभिक्रिया हो गई है तो फटाक से इसको लिखना हो तो लिख लो कहीं कोने में, समझ जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको कोने में कहीं लिख दोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी विधियां भाई। आपका स्मिट रिएक्शन है, आपने स्मिट रिएक्शन पढ़ी थी, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी आपने पढ़ा हुआ था कि नहीं भाई? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी पढ़ा था आपने। और क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था एसिड एमाइड के द्वारा भी, एसिड एमीन के द्वारा जिसे कहते हैं, एसिड एमीन के द्वारा भी आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। हो गया भाई सबका? हो गया होगा, हो। बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ी थी भाई, तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से, एक दो रिएक्शंस और फिर बात करते हैं आगे की तरफ, फिर इनके चलेंगे भौतिक गुण की तरफ, ठीक है। एक दो रिएक्शंस और डिस्कस कर लेते हैं, 4 5 6 रिएक्शंस तो बहुत हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। बात समझ में आई भाई? बातें समझ में आई? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से देख लेते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से देख लेते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक मैंने कहा था जब एनिलीन बनाना हो तो आपको C6H5 लेना पड़ेगा, जहां R था उसकी जगह पे, ठीक है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, पांचवा लिखना, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। देखो क्या है ये, RMgX यही होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। जो यहाँ R होगा वो कोई एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप होगा। क्या होगा? एरिल ग्रुप का मतलब कोई एरोमेटिक। यहाँ पर एनिलीन बनाना है तो पक्की बात है बेंजीन की जरूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ पर C6H5MgX की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में? इसी से हम बनाएंगे, क्या करेंगे? इसी से हम बनाए। एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी क्या करते हैं भाई? क्रिया कराते हैं किससे? क्लोरेमीन से। क्या कराते हैं किससे कराते हैं भाई? C6H5Mg
Cl लगा देते Cl। इसकी अभी क्या कराते हैं क्लोरेमीन से, किससे ClNH2, इसे कहते हैं क्लोरेमीन, ठीक है, क्लोरेमीन कहते हैं। अब इनसे कराते हैं अभिक्रिया तो ये क्या करेंगे, इनके साथ जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, इसी को तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा था आपने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और क्या बन जाएगा भाई C6H5, ये क्लोरीन जाएगा Mg के साथ जुड़ जाएगा और NH2 बचेगा जो इस बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ जाएगा, NH2 प्लस में हो जाएगा क्या MgCl2। देखो यहाँ पर ये क्लोरीन तो MgCl2 बन जाएगा। यहाँ पे आपने ब्रोमीन रख दिया, यहाँ पे क्लोरीन है तो आप क्या बन जाएगा MgClBr, ठीक है, दोनों अलग अलग वहां पे क्लोरीन हो जाएंगे, एक क्लोरीन हो जाएगा एक ब्रोमीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं इनसे। ये है भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी इनका निर्माण हम कर सकते हैं, इस बात को समझते रहिएगा, ठीक है, समझ गया होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भाई आप करा सकते हो, इनकी बात कर सकते हैं, इस तरीके से रिएक्शंस हो सकती हैं। एक दो रिएक्शंस तो चाहो तो देख सकते हो, अभी और भी रिएक्शन, ढेर सारी रिएक्शंस हैं वो देख सकते हो आप, लेकिन खैर छोड़ो, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिएक्शंस देखने की जरूरत नहीं है। आपने पीछे रिएक्शंस पढ़ी है तो कंपेयर करा लेना, कहाँ पे सारी चीज वही चल रही है, सारी चीज वही चल रही है, बस क्या कर रहा है C6H5 यहाँ पे लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? C6H5 लगा दिया। इसका मतलब है मुझे जो वहां पे C2H5 लगाए थे यहाँ पर C6H5 लगा दिया, बस सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है यार, मैं कह रहा हूँ कुछ भी चेंज नहीं यहाँ पर, ठीक है, बात समझे, सब कुछ सेम है, सिर्फ वही चेंज करना है, काम बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं मेनली जो है भौतिक गुण के ऊपर। क्या है? भौतिक गुण के ऊपर, ठीक है। बनाने की विधि 5 तो बहुत है वैसे, ठीक है। स्मिथ रिएक्शन आपने और आपका एसिड एमाइड कह सकते हैं, उनके साथ रिएक्शन था KOH और Br के साथ मिला के, याद आ रहा है ना? तो और भी सारी रिएक्शंस थी, बहुत सारी रिएक्शन आप की कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी पीछे जो रिएक्शंस पढ़े हो वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये सब थोड़ी से अलग अलग रिएक्शंस थे उनके भी बारे में बात कर ली है, तो बहुत सारी रिएक्शंस आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो आप लिखना भौतिक गुण। क्या लिखना है? भौतिक एक मिनट, ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब करते हैं भौतिक गुण की बात। किसी बात करते हैं? भौतिक गुण की बात। उसमें पहला लिखना क्या होता है भाई? ये पहली बात तो द्रव होता है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या? यह रंगहीन द्रव है, ठीक है। दूसरी बात, इन्हें खुली वायु में छोड़ दोगे ना, खुली वायु में छोड़ दोगे ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और भूरे रंग का हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? भूरे रंग का। लिखोगे क्या? खुली लिख सकते हैं वायु में रखने पर इन्हें वायु में रखने पर यह ऑक्सीकृत होकर क्या करते भाई? भूरे रंग का हो जाते हैं। जो रंग दिखेगा ना, वैसे आप खुले वायु में इसको रख के देखोगे ना, खुले वायु में रख के देखोगे तो ये भूरे रंग के दिखेगा। क्यों? क्योंकि वायु में आते ही क्या हो जाता है? ये ऑक्सीकृत हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, कलरलेस से कलरफुल हो जाता है, वो भी कौन से? भूरे रंग का, ठीक है। बात समझ में आ रही? और इसका जो क्वथनांक होता है, तीसरे की बात करें, क्वथनांक इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना भाई? 184 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बात समझ में आई। और इसके आप बात करें, यदि बात करें विलेयता की, चौथा लिख लेते हैं, विलेयता की बात करें तो ये क्या होता है? जल में अविलेय होता है। क्या होता है भाई? यह जल में अविलेय परंतु
परंतु क्या कह सकते हैं भाई, जल में अविलय होता है परंतु कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों जैसे, जैसे क्या करना भाई, कार्बनिक विलायकों जैसे क्या कह सकते हैं, ईथर, एल्कोहल, एल्कोहल और आपका बेंजीन, बेंजीन, कीटोन आदि में विलय, विलय होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या होता है भाई, एल्कोहलिक, कीटोन या बेंजीन, ईथर, ऐसे जो भी कार्बनिक विलायक हैं उनमें क्या होता है, ये विलय होता है। ठीक है, तो पांचवा लिखना, लेकिन इनमें जल में तो ये क्या बोला गया, जल में क्या है, अविलय, परंतु ये भाप में विलय होते हैं। बात समझ में आई, भाप लेके आओगे तो उनके साथ विलय हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे भाप, जिसे कहते हैं स्ट्रीम में विलय होते हैं। क्या होते हैं भाई, विलय होते हैं। बात समझ में आई, क्या होते हैं भाई, वो विलय होते हैं भाप के अंदर। भाप लेके आओगे तो उसके अंदर घुल जाएगा, जल लेके जाओगे तो उसके अंदर वो नहीं घुलेगा। बात समझ आई, बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये थे इनके क्या, भौतिक गुण की बात करता है। क्या होता है, रंगहीन, पहले तो ये रंगहीन द्रव है, लेकिन इन्हें वायु में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाते हैं, इनके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और क्या कर लेगा भाई, वो ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग का ऑक्सीकरण हो जाएगा और भूरे रंग का कलर चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, बात समझ में आई। और इसका क्वथनांक जो होता है वो 184 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल में क्या होता है, ये अविलय होते हैं, अविलय होने का मतलब है घुलते नहीं है। ठीक है, और आपका कह सकते हैं कि कार्बनिक विलायक जितने भी हैं उनमें घुल जाते हैं आसानी से, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, बात समझ में, तो इनकी वजह से ये कहता है क्या होता है भाई, कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते, परंतु जल के भाप में घुल जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आई, जल के भाप में घुल जाते, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये है इसके भौतिक गुण। अब हमें जो पढ़ना है इसका पढ़ना है रासायनिक गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है, किस तरीके से अंदर रिएक्शंस होती है, क्या करते हैं, ये क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको रब करते हैं, फटाक से पहले लिख लो इस चीज को, फिर इनको रब करके आगे बढ़ते हैं इनके रासायनिक गुण की तरफ। हो गया भाई, चलिए रब करते हैं इसको, भौतिक गुण को। चीजें तो समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, आसान है ये भौतिक गुण इनके तो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए भाई, आप समझ सकते हैं इस बात को। लिखिए रासायनिक गुण, रासायनिक गुण समझना, तो पहला लिख लेते हैं भाई, पहला HCl का क्या करना भाई, HCl के साथ अभिक्रिया। ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, देखना बस, ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। कैसे, देखो C6H5NH2 है। अब आपने मिलाया क्या, HCl मिलाया, क्या किया, HCl मिला के गर्म किया। जैसे ही गर्म करोगे क्या करेगा, इसके अंदर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन इसको मिलता है, तो ये क्या बनाएगा भाई, C6H5NH3 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या हुआ, इसके पास तीन बंद तो तीन बंद तो पहले से थे, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो क्या होगा, +4, 4 बंद हो गए, +4 हुआ, तो ये हो जाता है क्या,
यदि ये प्लस चार्ज हुआ तो इसके साथ कहीं ना कहीं माइनस जुड़ा होगा, तभी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Cl माइनस की तरह जाएगा ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे होता है ना, देखते हो क्या होता है, NH3 होता है, इसमें आप HCl मिलाते हो तो क्या करता है, ये क्या अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4Cl, यानी ये प्लस होता है अमोनियम और Cl माइनस होता है। ये तो जानते हो ना, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड में ये क्लोरीन और अमोनियम के बीच में आयनिक बंध बनता है, परंतु हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा सहसंयोजी बंध बनता है। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज होता है, वही सेम रिएक्शन है। यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन ना हो कि यहाँ पर C6H5 हो गया, क्या है, एक हाइड्रोजन कम होके मैंने एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पर क्या कर दिया, C6H5 लगा दिया, बस काम वही है, सारा काम वही है, सारा खेल वही है, ठीक है। जो पीछे आपने रिएक्शन इसका पढ़ा है ना, वही रिएक्शन यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जानते हो ना, अम्ल क्षार के साथ अब क्या करके क्या करता है, लवण बनाता है। तो ये क्षार की तरह भांति व्यवहार करता है, क्या करता है भाई, क्षार की भांति व्यवहार करता है। इस बात को समझते ही हो, समझ रहे हो ना इस बात को कि ये क्या करता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है। इस बात को समझते रहना, कैसे क्षार की तरह। ये देखो यार, ये होता है NH2, ये होता है लोन पेयर, होता है लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और ये एक बात जानते हो, लोन पेयर एक्सेप्टर को यानी लोन पेयर लेने वाले को हम अम्ल कहते हैं। जिसके पास ऑर्बिटल खाली होगा वही तो लेगा, यानी वो क्या कहलाते हैं, अम्ल का लुईस अम्ल कहलाते हैं। जो लोन पेयर डोनर होते हैं, जो लोन पेयर डोनर का मतलब देने वाले होते हैं, लोन पेयर जो दे सकते हैं किसी दूसरे को, वो क्षार कहलाते हैं। यानी क्षार होगा और ये क्षार है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। देखो लवण यही है, ठीक है। बात समझ में आई? अब उसी तरीके से क्या करते हैं भाई, H2SO4 के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन देखना इसकी, H2SO4 के साथ सेम प्रोसीजर भाई, सेम प्रोसीजर करना है, बस सेम प्रोसीजर करना है। देखो C6H5NH2, ये क्या रहा अपना ये रहा क्षार रहा, आपने मिलाया क्या, H2SO4 क्षार मिलाया, इसका हाइड्रोजन लेगा और क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, C6H5 और क्या है NH3। अब ये प्लस चार्ज तो इसके साथ क्या आएगा भाई, ये आएगा 2SO4। यही होता है ना, 2 माइनस, यही होता है, अरे यही होता है ना। अरे इसका 1 प्लस इसका 2 माइनस, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 1 प्लस को और लाना पड़ेगा, यानी इसका 2 मोल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, सूत्र बनाने सबको आता है ना भाई। इसका 1 आयन, इसका 2 माइनस आयन, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके आयन को इसमें गुणा कर देंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या करते हैं सफिक्स में लिखते हैं, ये हो जाएगा इसका ये। तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H5NH3 का होल ट्वाइस SO4, यानी ये लवण बन जाएगा। क्या बनेगा, ये भी लवण है, ये क्या है, लवण है, और ये भी क्या है, लवण है, ठीक है। दोनों के दोनों लवण बनाते हैं, ठीक है। अम्ल की क्षार के साथ अब क्या करके ये क्या करते हैं, अम्ल क्षार अब क्या करके लवण बनाते हैं। तो लवण देखो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, लवण बन जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है भाई, बातें समझ में आ रही हैं इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इनके नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। तो पहले इसको लिखो, उसके बाद ही बात करते हैं इसको, ठीक है, समझिए भाई। तो इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो। तो ये बातें तो समझ में आ गई होंगी कि कैसे रिएक्शंस हुए हैं, लवण कैसे बने हैं, ये बातें तो पहली और दूसरी बात में समझ में आ गई होगी। कैसे HCl क्या है भाई, आपका अम्ल है, और एनिलीन क्या है, आपका क्षार है। तो अम्ल क्षार के अभिक्रिया कराओगे तो लवण बनाएगा, और लवण कैसे बनते हैं वो समझ के हो, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शंस लिखना, तीसरा CH3I के साथ अभिक्रिया, क्या है भाई, CH3 क्या है, आयोडो लिख सकते हैं, आयोडो मेथेन है या मेथिल आयोडाइड है, ठीक है, दोनों नाम बोल सकते हैं, मेथिल आयोडाइड या आयोडो मेथेन कह सकते हो, ठीक है। अब ये है, तो इनके साथ अब क्या कराओगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अब क्या दिखाते हैं, ठीक है। HI को बाहर निकालेंगे और ये रिएक्शंस तब तक चलती रहेंगी जब तक आप देते रहोगे, ठीक है। और हाइड्रोजन को रिप्लेस करता रहेगा, कैसे देखो कैसे करता रहेगा रिएक्शंस, ये देखना।
मेनली रिएक्शन से और कुछ नहीं है। इसको लिख सकते हैं भाई C6H5NH2 है। अब आपने दिया क्या CH3I, ठीक है। अब जैसे इसको देखो एक हाइड्रोजन इसका लेके हाइड्रोजन ये HI लेके क्या कर देगा HI बाहर कर दिया। क्या हुआ भाई HI बाहर हुआ, HI निकल गया, ये H निकला, इधर से हाइड्रोजन निकला, तो एक हाइड्रोजन खत्म, ये CH3 क्या होगा इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई C6H5 और NHCH3। समझ गए, इस तरीके से बनाएगा। अब फिर से आपने CH3 दे दिया CH3, फिर से आपने इस पे क्या लगा दिया CH3I लगा दिया। यदि ऐसा लगा दोगे फिर से, यदि आपने फिर से दिया तो फिर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन बचा फिर से हटाएगा, क्या करेगा -HI कर देगा, यानी HI घट गया इसके अंदर से, C6H5 एंड CH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक बार और जा सकता है, क्या कर सकता है, एक बार और जा सकता है रिएक्शन करने के लिए, किसके साथ CH3I इनके साथ। अब ये क्या करेंगे, इनके साथ अब ये लवड़ बनाएंगे। क्या करेंगे, लवड़ बनाएंगे। कैसे लवड़ बनाएंगे, जो पीछे बना हुआ था क्या करेगा भाई, ये बनाएगा C6H5NH, सॉरी H तो है नहीं, CH3 का होल एक और जुड़ जाएगा, थ्राइज होगा। यदि तीन ये इधर, तीन बंद इधर, एक इधर, चार हो गया, तो एक प्लस चार्ज हो जाएगा। एक प्लस चार्ज आया तो एक इसके ऊपर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्म होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा I के रूप में। ठीक है, देखो बन गया कि कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है। तो ये रिएक्शन कब तक रुकेगी भाई, जब तब तक चलती रहती, तब तक चलती रहती है जब तक ये माइनस है। ठीक है, और ये रिएक्शन तब तक चलती है जब तक कि ये रिएक्शन, जब तक ये देते रहोगे तब तक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता रहेगा और लास्ट में क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। ये बात समझिए। ठीक है, ये रिएक्शन तब तक, यहीं पे आप इसको देके छोड़ दोगे यहीं पे आगे रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, तो आप अपने मन से जब तक देते रहोगे तब तक ये रिएक्शन करता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक बार इसको दिया आपने, ये निकल गया, ये बन गया। ठीक है, फिर से यदि दोगे तो फिर ये बनेगा, यदि फिर से दोगे इसको तो ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। कैसे बन रहा है, जब तक दे दो, जहां पे चाहो वहां पे रिएक्शन रोक सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जहां पे चाहो वहां पे रिएक्शन रोक सकते हो। यहां से जाके यहां पे रोक देना, या फिर यहां से यहां रोक देना, या फिर यहां से यहां रोक देना। ठीक है, आप फ्री हो, कहीं पे भी जाके रोक सकते हो रिएक्शन पे। इस बात को समझते रहना है, जानते रहना कि रिएक्शन आप कहीं से भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई तीसरी। CH3I के साथ करेगा तो क्या करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कि हो गया ये, हाँ चलो अब वही बात करते हैं COCl2 के साथ रिएक्शन। क्या करेगा, COCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। ये हो जाएगा आपका COCl2। ठीक है, तो इनके साथ रिएक्शन कराना, तो एक बात समझना, इसकी रिएक्शन जो यदि मैं इसको बनाऊं कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, क्लोरीन क्लोरीन, ये दोनों निकलने वाले, क्या है, निकलने वाले। ये निकलेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्या करना, रिप्लेस होंगे हाइड्रोजन के साथ। देखो कैसे करेगा भाई, कैसे रिएक्शन होगी, देखो ये रहा C6H5NH2, ठीक है, और ये रहा COCl2। अब एक बात बताओ, इसका दो क्लोरीन है, दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो निकलेगा, तो NH2 यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकलेंगे। दो हाइड्रोजन एक साथ नहीं निकलते हैं, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो बनेंगे क्या, एक बार निकलेगा तो क्या होगा भाई, C6H5NH बचेगा, कार्बन के साथ जुड़ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये क्या हुआ, फिर से ये दूसरा मोल पीछे से आएगा, जुड़ेगा, तो क्या होगा भाई, NHC6H5, यही बनेगा ना। देखो किस तरीके से, ये कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर NH और HC6H5 लिख दिया। ठीक है, और ये क्या हुए, HCl के रूप में बाहर हुए। इसी तरीके से H2 कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं,
HC6H5 कर सकते हैं कि नहीं भाई, कर सकते हैं कि नहीं। ये देखो इधर से निकला, यानी ये इधर जुड़ेगा और ये जाके इधर जुड़ जाएगा। देखो वही बना है, वही बना है ना भाई, वही जाके बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई। और क्या होगा आपका 2HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होते हैं, इसे हम कहते हैं, इससे क्या कहते हैं भाई, डाई फेनिल यूरिया, डाईफेनिल यूरिया। ठीक है, यूरिया यही होता है ना। यूरिया देखो कौन सा होता है, देखो यूरिया किसे कहते हैं, NH2C डबल बॉन्ड O NH, यही होता है भाई, यूरिया होता है। हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया, C6H5 लगा दिया, 2 हाइड्रोजन हटा के मैंने इसको लगा दिया, तो यूरिया को हो जाएगा तो डाईफेनिल यूरिया। यूरिया का एक फॉर्म है, तो क्या बोलेंगे, डाईफेनिल यूरिया बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, डाईफेनिल यूरिया बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये था आपका चौथा रिएक्शन था ना भाई, ये चौथा रिएक्शन था। ठीक है, ये 4 नंबर था आपका, कौन सा नंबर था, 4 नंबर। ये चौथा रिएक्शन था, किसके साथ, COCl2 के साथ रिएक्शन, फटाक से करो इसको, के साथ अभिक्रिया करके यही बनाता है। समझ गया भाई। अब हमें देखना है, हमें देखना भाई कार्बन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ भाई, कार्बन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, कार्बन सल्फाइड के साथ, सॉरी डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर सकते हो। लिख लेना भाई, हो गया ये। चलिए देखिए, 5वीं रिएक्शन एकदम सेम रिएक्शन है भाई, वो उसमें भी यूरिया का ही फॉर्म एक बनेगा, यूरिया का ही फॉर्म बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। 5वीं रिएक्शन देखना, CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, के साथ अभिक्रिया, इनके साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा भाई, कार्बन डाई सल्फाइड का क्या रिएक्शन है भाई, ये कार्बन कार्बन साथ यही होता है, इसी को कहते हैं ये। ठीक है, अब क्या कराना, हमें कराना C6H5NH2। ठीक है, इसका 2 मोल लेंगे, कार्बन लेंगे CH2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, क्या करेगा, ये कैसे निकलेगा समझ लेना, कोने में लिख सकते हो या फिर इसी को ओपन करके लिख लो। क्या करो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखोगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसे लिखो इसको, देखो C6H5NH, और लिख सकते हैं भाई हाइड्रोजन, और लिख सकते हैं इधर से C6H5 2 मोल है ना, NH, इधर लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड S। ठीक है, ये हुआ। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों को दोनों ऐसे निकल जाएंगे, क्या करेंगे, ये दोनों को दोनों ऐसे निकल जाएंगे, तो ये जाएगा इससे जुड़ेगा और यही जाके इससे जुड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं आगे, आगे लिख सकते हैं हम C6H5NH, कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, और ये कार्बन क्या होगा, दूसरे सल्फर ये जुड़ा हुआ है, ये कार्बन किसी अन्य कार्बन इसका इससे जुड़ा हुआ है, इससे भाई NHC6H5 हो गया। यूरिया का ही फॉर्म है, बस क्या है, यूरिया का ही एकदम जस्ट उसी तरह से दिख रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे क्या हो गया, वो सल्फर हो गया, क्या है, सल्फर है, तो इसको लिखेंगे थायोस यूरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थायो यूरिया लिख देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा भाई, डाईफेनिल। तो क्या बाहर हो जाएगा, बाहर क्या होगा भाई आपका, प्लस में बन जाएगा H2S बन जाएगा, क्या होगा, H2S बन जाएगा। तो क्या होगा भाई, डाईफेनिल थायो यूरिया, क्या हो जाएगा भाई, थायोयूरिया। वहां पर डाईफेनिल यूरिया था, यहाँ पर डाईफेनिल थायो यूरिया बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी इसकी 5वीं रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से इसकी 5वीं रिएक्शन हो जाएगी, डाईफेनिल थायोयूरिया बना के छोड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था फेनिल की जब उपयोग पढ़ेंगे तो यूरिया बनाने के क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या करना भाई, यूरिया बनाने के काम में भी आ सकता है, इस बात को आप जानते रहना अच्छे तरीके से। ठीक है, बात समझ में आई, तो लिख लेना भाई फटाक से इसको लिखो। फिर छठे रिएक्शन की तरफ चलते हैं भाई, सोडियम के साथ अब क्या दिखा लेते हैं कि सोडियम के साथ अब क्या करके क्या बनाएगा ये। ठीक है, हो गया।
आई होप हो गया होगा। छठा देख लेना भाई। छठा देख लेना, सोडियम के साथ अभिक्रिया। अब सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे भाई, ये लवण का निर्माण करेंगे। किसका? लवण का निर्माण करेंगे, क्योंकि धातु है, धातु के साथ कोई क्षार अभिक्रिया करता है, क्या करता है भाई? लवण का निर्माण करता है। ठीक है, अम्ल के साथ ज्यादा करते हैं, क्षार के साथ कम करते हैं। क्या कर सकते हैं? काम क्षार के साथ कम ही करते हैं, इसलिए मैं एक ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, C6H5 क्या NH2 है। ठीक है, इसकी क्या कहते हैं भाई? सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा C6H5NH माइनस हो जाता है और Na प्लस। देखो लवण बन गया कि नहीं? और हाइड्रोजन गैस के रूप में ये दो तीन अणु आके मिलके क्या करेंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका लवण। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से इनके रिएक्शंस कराएंगे। किस तरीके से भाई? जो आपने जितने भी प्रोसीजर पढ़ा है यहाँ पर, जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं आपने, वो सारे रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप वो भी रिएक्शन लिख सकते हो जो पीछे आपने क्या पढ़ा हुआ है? एथिल एल्कोहल का, सॉरी एथिल एमीन के लिए पढ़ा हुआ था, एथिल एमीन के लिए पढ़ा हुआ था। जितने भी रिएक्शंस उसको भी पढ़ सकते हो, कर सकते हो। बस वहां पर C2H5 जगह पे C6H5 लगा देना, वो काम वही करेगा। ठीक है, और कुछ नए रिएक्शंस इसलिए कि भाई वहां पे भूल जाओ तो इसको याद रहे, ये याद रहे तो वो भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो ये बात को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, ये इनका क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया खत्म होती है। अब हमें चलना है उपयोग के ऊपर, फिर ये पूरी तरह से एनिलीन खत्म हो जाएगा। फिर आपका बचेगा इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक, डाइएजोनियम के लवण बचेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में? तब तक इसका क्या करते हैं? उपयोग करके इसको खत्म करते हैं। ठीक है, फटाक से इसको लिखो, फिर उपयोग की तरफ चलते हैं। इसके हो गया भाई, तो चलते हैं। ये तो इनके रिएक्शंस हुए। ठीक है, हाँ, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ इनके बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शंस भी होते हैं। बेंजीन रिंग के साथ मतलब कि बेंजीन के अंदर रिएक्शंस करा सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो बेंजीन के अंदर होती है। कहां होती है भाई? बेंजीन के अंदर होती है। कैसे होती है ये समझ लेना, थोड़ा सा इसको भी जान जाओ क्योंकि ये जरूरी है। जैसे बोल देगा एनिलीन का नाइट्रीकरण कराइए, आप एनिलीन का सल्फोनीकरण कराइए, आप एनिलीन का हैलोजनीकरण कराइए। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस पूछता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। पीछे वैसे आपने पढ़ा होगा, आपने क्लोरोबेंजीन यदि पढ़ा होगा तो आपको बखूबी इसका रिएक्शंस पता होगा। फिर भी मैं समझा देता हूं कैसे रिएक्शंस होंगी। तो इस रिएक्शंस को समझने के लिए, बेंजीन के अंदर रिएक्शन समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपको ये समझना कि बेंजीन के ऊपर अटैक कहां-कहां हो सकते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर कहां-कहां अटैक हो सकते हैं, तो इसको लिख लेना। ये है रिएक्शंस, रासायनिक गुण में ही है, तो इसको लिख लेना। बेंजीन या लिख सकते हैं एनिलीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एनिलीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाना है आपको, किसका? इलेक्ट्रॉन स्नेही की। ठीक है, तो समझते भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है भाई? ई प्लस, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे। और बेंजीन रिंग क्या है? अपने पास इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही का काम करेगा। ठीक है, बात समझ में? अब थोड़े से समझ लेते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर कहां-कहां अटैक हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? कहां-कहां अटैक हो सकते हैं, उन्हीं को आपको थोड़ी से समझना है। देखिए कहां-कहां अटैक हो सकते हैं भाई। देखिए बेंजीन रिंग हुआ, ये एनिलीन हुआ आपका NH2, ये रहा। स्पेशली आपको बेंजीन रिंग के ऊपर समझना है, तो हम समझ लेते हैं इनका क्या रेजोनेंस समझ जाओगे, इसका आप अनुनाद समझ जाओगे, तो ये समझ जाओगे कहां-कहां अटैक होने वाले हैं इनके ऊपर। ठीक है, क्या है ये? किसका अटैक है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक है ना। अटैक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जाएगा? ये E+ है, तो ये जाएगा वहां जहां पे माइनस बनेगा। तो हम देख लेते हैं बेंजीन का कितनी जगह है भाई। एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली, ये एक जगह खाली, ये एक जगह खाली, ये हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं, यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे ये खुद बैठा हुआ है। ठीक है,
है। तो बेंजीन रिंग के अंदर 5 जगह खाली है, तो पांचों जगह में से कहां कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कहां पे बैठ सकता है, उन्हीं के बारे में समझना है। तो समझ लेते हैं कहां कहां ये बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसके पास थोड़े से इसका क्या करते हैं, हम बनाते हैं आयनिक अनुनाद बनाएंगे, आयनिक अनुनाद बनाएंगे, देखेंगे कहां कहां माइनस आता है, कहां कहां पे क्या क्या चीजें आती है। तो ये रहा अपना क्या, लोन पेयर। लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा, यदि यहां पे बंध बनाने के लिए आएगा तो कौन सा बंध बनेगा भाई, ये हुआ डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन है और है H2, दो बंद यहां पर, दो बंद यहां पर, यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज। अब कार्बन के पास 3, 1 2 3 4, 4 ही बंद बना था। देखो इस समय कार्बन के पास कितने बंद हो गए, इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे डबल आ गया, तो 2 इधर, 3 4 5 हो गए, तो दिक्कत करेगा कि नहीं। तो एक बंद को तोड़ना चाहेगा, तो इनमें से ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये पाई है, क्या है, पाई। तो ये टूटेगा, और ये टूटेगा कहां जाएगा, ये इधर भागेगा कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर माइनस के रूप में यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। और ये प्लस वाला यहीं पे रहेगा, ये वाला सॉरी ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक है, बात समझ में आई। ये माइनस के रूप में हुआ। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो एक माइनस यहां बना, अब ये माइनस कहता है भाई ना, यहां से हम उठ के थोड़ा सा यहां घसक ले, तो ये वाला माइनस क्या करता है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है, अपने ऊपर जमा कर लेता है इसको, तो क्या बन जाएगा भाई, NH2+ है। हम पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पे जमा हुआ, ये वाला यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये माइनस चार्ज को मैंने यहाँ पे कूदाया, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे 2 बंद बनेंगे, 2 यहाँ पर है, 3 4 हो गए, 4 एक हाइड्रोजन इसका 5 ज्यादा हो गया ना, तो एक बंद तोड़ना चाहेगा तो ये इधर तोड़ेगा, तो इधर जाएगा, किस कार्बन के ऊपर जाएगा, अपने से अगले वाले कार्बन के ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो डबल एरो बनाने का मतलब उधर से इधर भी आएंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ अगला स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से बना, ये रहा डबल बॉन्ड, यहां रहा डबल बॉन्ड NH2+ चार्ज, और ये रहा माइनस चार्ज, यहां पे चला गया बंद, बन गया भाई एक नया बंद। अब ये यहां पे जाएगा, यदि ये यहां पे अटैक करना चाहेगा तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके ऊपर भेज देगा। देखो ये रहा सिंगल बॉन्ड NH2 और यह डबल बॉन्ड। देखो फिर से वही स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं, वही स्ट्रक्चर फिर से बन गया, जो पहले था वही स्ट्रक्चर फिर से बन गया। यानी इधर से चलोगे वहां, वहां से चलोगे यहां, फिर से ये घूमते रहेंगे। इसीलिए मैंने डबल एरो बनाया कि इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। देखो अब देखना तुम्हें माइनस कहां कहां बना है, रेजोनेंस कौन कौन से स्ट्रक्चर हुए भाई, ये हुआ पहला, मान के चलो, ये कौन सा हुआ दूसरा, ये कौन सा हुआ तीसरा, ये कौन सा हुआ चौथा, हो गया। ये पहला ही जो है, पहला है तो इसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 4 रेजोनेंस संरचना बनी, यानी कि अनुनादी संरचना कितनी बनी भाई, 4 अनुनादी संरचना बनी, 1 2 3 4। इसमें से आयनिक कौन है, आयनिक दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। पहला जो है वो उदासीन है, इस पे कोई आयन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उदासीन है। इस पे आयन दिख रहा है, माइनस इधर प्लस इधर माइनस प्लस इधर दिख रहे हैं। ठीक है, यानी ये तीनों आयनिक है, ये उदासीन है। तो देख लेते हैं यहां पर क्या है, नाभिक स्नेही कहां कहां है, इलेक्ट्रॉन स्नेही वही अटैक करेगा ना जहां पे माइनस चार्ज हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का दिखता हो, यानी नाभिक स्नेही हो। तो नाभिक स्नेही ये बना पहला एक पोजीशन, इसे बोलते हैं आर्थो पोजीशन, इसके बगल वाले कार्बन है आर्थो पोजीशन, और यहाँ पे देखो मेटा पे कुछ नहीं बना, सीधे बना पैरा पे। फिर कहां पे बना, फिर से आर्थो पे, यानी कि 2 आर्थो पोजीशन बनेगा माइनस और एक पैरा पोजीशन। यानी कि अटैक जो होने वाला है इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन रिंग के ऊपर, वो होने वाला है आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन, मेटा पे नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ केसों में हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल केस होंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, छोड़ के रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमें अब डिस्कस करना है, ये सारी चीजें लिख लो भाई, फटाक से लिखो, क्योंकि अब समझ में आ गया भाई हमें कि आर्थो जो अटैक होने वाला है नाभिक स्नेही का, वो अटैक कहां कहां होने वाला है। यानी लिख सकते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो अटैक है E+, इलेक्ट्रॉन स्नेही है का अटैक कहां कहां होने वाला भाई, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे होगा।
ठीक है, बात समझ में आई। ये लिख लेना क्या है, E प्लस का अटैक आर्थो व पैरा पर होगा। ठीक है, इन दोनों पोजीशनों पे होने वाला है। आर्थो कितने हैं, 2 हैं, पैरा एक ही है, तो 2 आर्थो पे होगा, 1 पैरा पे होगा। यदि ज्यादा मात्रा में लेंगे तो सब सारी जगह छेक लेगा, यदि कम मात्रा में लेंगे तो कम ही जगह छेकेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बातें कर लो भाई, लिख लो इस चीज को फटाक से लिखो, क्योंकि ये रिएक्शंस लिखने में आसानी होगी, आपको समझने में रिएक्शंस आसानी होगी, जो नीचे आगे रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, हो गया भाई। तो आगे के रिएक्शंस को समझने में आसानी होगी आपको इसको लिखने के बाद ही। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं, अब आगे समझते हैं। हो गया ये, चलो पहला रिएक्शन समझते हैं हम, कौन सा, हैलोजनीकरण। ठीक है, इसमें देखो पहला रिएक्शंस पढ़ना, पहला रिएक्शंस लिखना हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हैलोजन को जोड़ना। अब देखना कैसे हैलोजन जोड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे विलायक का फर्क पड़ेगा, जो आप विलायक लेके आओगे उसका फर्क पड़ने वाला है। मान के चलो आपने यहाँ पर क्या रखा भाई, क्लोरीन रखा, आप क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ये अब क्या कराना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्लोरीन व ब्रोमीन, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करा। तो एक बात ध्यान रखना, अब जो इसमें विलायक मिलाओगे उसका इफेक्ट है भाई, आपको पता है क्या है कि ये क्लोरीनीकरण कराना है, इलेक्ट्रॉन इस नहीं बनने वाले, यानी Cl प्लस के रूप में आएगा इसके ऊपर जुड़ने के लिए। क्या करेगा, Cl प्लस के रूप में आएगा इसके ऊपर जुड़ने के लिए। कहां जुड़ सकता है, ये आर्थो, ये पैरा, इन्हीं 3 पोजीशनों पे जुड़ सकता है। 1 2 3 3 पोजीशन पे। अब कहां जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, इन्हीं बात को समझना है। एक बात समझ लेना, यदि ये ध्रुवी विलायक लेके आओगे, क्या लेके आओगे, ध्रुवी विलायक लेके आओगे, तो ये दोनों आर्थो और एक पैरा सारे पोजीशन को छेक लेगा। क्या करेगा, सारे पोजीशन को छेक लेगा। यानी कि कहां छेकेगा भाई, ये एक पोजीशन, आर्थो का 2 पोजीशन और पैरा का 1 पोजीशन, तो क्या बन जाएगा भाई, क्लोरीन जोड़ना है आपको। क्या करना है, क्लोरीन को जोड़ना है, बात खत्म, बात हो जाती है खत्म। कहां जोड़ना है भाई, यदि ध्रुवी विलायक का मतलब क्या, H2O, ध्रुवी विलायक जिसे कहते हैं। और भी कोई ध्रुवी विलायक ले सकते हो, ध्रुवी विलायक। यदि ध्रुवी विलायक लोगे तो ये सारे पोजीशन छेक लग, कहां पे छेकेगा, ये आर्थो पोजीशन Cl, ये आर्थो पोजीशन Cl, ये क्या हुआ, पैरा पोजीशन Cl हो गया। बात समझ में आ रही है। यदि ब्रोमीन लेके आओगे तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ गए। तो लिखेंगे क्या, आर्थो पैरा, क्या नाम लिखेंगे इसका, आर्थो पैरा ट्राई क्लोरो। आर्थो पैरा का मतलब समझ लो, 2 पैरा होता है, दो आर्थो होता है, 1 पैरा होता है, तो इसका मतलब समझ जाओगे, आर्थो क्या है, 2 है, पैरा 1 है, 3 क्लोरीन में से 3 को बांट दिया। ठीक है, 2 में चला गया आर्थो पे, 1 चला गया पैरा पे, क्लोरो एनिलीन। नाम क्या बन जाएगा भाई, आर्थो पैरा ट्राई क्लोरो एनिलीन नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ब्रोमीन हो जाता है तो आर्थो पैरा ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाता नाम। समझ में आई बातें समझ गए भाई, बात समझ गए हो। इस तरीके से क्या करेंगे, इनका अटैक कराएंगे। यदि ध्रुवी विलायक होगा तो, बात समझ में आ रही है ना, ध्रुवी विलायक होगा तो इसमें फर्स्ट डाल देना इसको। ठीक है, यदि विलायक क्या हो, पहला डाल देना इसमें फर्स्ट। यदि विलायक ध्रुवी हो तो, ठीक है, देखो ध्रुवी विलायक है कि नहीं, H2O क्या है, विलायक है, ध्रुवी है। बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, यदि अध्रुवी विलायक आ गया तो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अध्रुवी विलायक होते हैं। ठीक है, ये सभी आ गए तो क्या करेगा, उसी की बात करेंगे, यदि उनको आने के बाद क्या करेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये बातें हो गई। तो आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं अध्रुवी पे। तो लिखेंगे हैलोजनीकरण ही कराना है। अब लिख लेते हैं भाई, अध्रुवी विलायक होता है तो,
अध्रुवी विलायक होगा तो क्या करेंगे, यहां पर हम बदल देंगे, क्या बदलेंगे, अध्रुवी विलायक लगा देते। क्या लगाते हैं भाई, अध्रुवी विलायक। कौन सा लगाते हैं, अध्रुवी विलायक। कौन सा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अध्रुवी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या भाई, अध्रुवी है, CCl4 लगाया। अब ये क्या करेगा, अब इस बात को समझना, यदि ऐसा हो तो जो प्रोडक्ट बनेंगे आर्थो के अलग बनेंगे, पैरा के अलग बनेंगे। क्या होंगे, एक बार आर्थो पे अटैक करेगा, दूसरी बार क्या करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। वहां पर सभी एक ही साथ करता था, यहां पर सभी एक साथ नहीं करेगा। देखो एक बार क्या करेगा, ये आर्थो पे करेगा इस तरीके से। आर्थो पोजीशन क्या है भाई, NH2 हो गया, आर्थो पोजीशन यही है, Cl जुड़ गया। एक तो प्रोडक्ट ये बनाएगा, दूसरा प्रोडक्ट इसी के साथ बगल में बना लेगा, कौन सा, पैरा पे जोड़ लेगा। ठीक है, बात समझ में आई, पैरा पे क्लोरीन जोड़ेगा, Cl। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम होगा आर्थो क्लोरो एनिलीन, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा, पैरा क्लोरो एनिलीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये वाला जो होगा ये मुख्य उत्पाद होगा। क्या होगा भाई, मुख्य उत्पाद। इस बात को समझते रहना, क्यों ऐसा क्यों है। देखो यहां पर हिंड्रेंस क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। ये क्या होगा, ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, टकराएंगे, इस वजह से क्या करेंगे, ये दूर दूर भागेंगे। और यहां पर देखो इन दोनों के बीच में हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रतिकर्षण। यहां क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि इन दोनों में हिंड्रेंस क्या है, प्रतिकर्षण क्या है, मिनिमम है, कम है, यानी ये यहां पे रहना चाहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, अस्थायी होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा, इस वजह से। ठीक है, तो ये था इनका हैलोजनीकरण। क्या था भाई, ये था इनका हैलोजनीकरण था। इस तरीके से हैलोजनीकरण कराया गया। अब एक बात को ध्यान रखना कि ध्रुवीय विलायक ले रहे हो या अध्रुवीय विलायक ले रहे हो। यदि ध्रुवीय विलायक लोगे तो वो क्या करेगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, आर्थो पैरा जितने भी पोजीशन है सबको छेक लेगा। क्या करेगा वो, ब्रोमीन क्लोरीन जो भी लगाओगे आप वो पूरा पूरा एक ही ग्रुप में, तीनों ग्रुप पे जाके जुड़ जाएगा, सीधे सीधे जाके। ठीक है, क्लोरीन की मात्रा वहां पे बढ़ा देना। ठीक है, और यदि आप अध्रुवीय विलायक लगाते हो तो वो क्या करता है, एक बार आर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार पैरा का अलग बनाएगा। समझ में आई बात है, जैसे यहाँ पे बना, आर्थो का देखो अलग बना है, पैरा का अलग बना है, पैरा वाला ज्यादा सही होगा, आर्थो वाला कम सही होगा। मेटा पे नहीं बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझे, मेटा पे नहीं बनने वाले, क्योंकि वहां पे नाभिक स्नेही का काम है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये था हैलोजनीकरण। अब हमें पढ़ना है नाइट्रोजनीकरण। क्या पढ़ना है भाई, नाइट्रोजनीकरण पढ़ना है। तो इसको फटाक से पहले लिखो, फिर बढ़ते हैं नाइट्रोजनीकरण के ऊपर। ठीक है, फटाक से करो इसको। हो गया भाई, तो चलते हैं इसको रब करते हैं, फिर बात करते हैं नाइट्रीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, नाइट्रीकरण कराते हैं इनका। हाँ, इनमें नाइट्रीकरण में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्या है, थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है नाइट्रीकरण दूसरा। नाइट्रेशन कहते हैं। तो नाइट्रीकरण कराएंगे तो इस बात को ध्यान रखना कि ये जो नाइट्रीकरण होता है इसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। मैंने कहा था कुछ उत्पाद क्या होते हैं भाई, कुछ अपवाद टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी होते हैं। देखो ये रहा NH2। आप NO2 के बारे में जानते होंगे। NO2 क्या होता है, उदासीन भी होता है, NO2 प्लस भी होता है और NO2 माइनस भी होता है। ठीक है, इसीलिए ये यदि माइनस होगा तो मेटा पे अटैक करेगा, ये प्लस होगा तो आर्थो पैरा पे अटैक करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। इसी वजह से ये माइनस होने की वजह से मेटा भी बना लेता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या लगाया आपने, HNO3 लगाया, किसके प्रेजेंस में भाई, H2SO4 के प्रेजेंस में। ये तो बातें जानते ही हो, H2SO4 के प्रेजेंस में लगाते हैं HNO3 को। अब लगाएंगे तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। एक तो बनेगा क्या, आर्थो, एक तो बनेगा NH
2NO2, क्योंकि NO2 देखो कभी नाइट्रिकरण सल्फोनीकरण या नाइट्रिकरण करा रहे हो तो क्या करना है, जो भी रहे उसके अंदर से OH निकाल लेना। क्या करना, OH निकाल लेना, जो बचेगा उसी को जोड़ देना। यदि HNO3 है, इसके अंदर से OH निकाल लोगे तो बचेगा क्या, एक हाइड्रोजन निकला तो एक नाइट्रोजन बचा, इसका एक ऑक्सीजन निकला तो NO2 बचा, यही तो बचा, उसी को जोड़ना है। पहला तो बन गया क्या, आर्थो, तो क्या लिखेंगे, नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो एनिलीन, यही बनेगा, एनिलीन बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा अपना मेटा का, बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक मेटा भी बनता है, क्या बनता है भाई, मेटा भी पोजीशन, मेटा पोजीशन यही है, तो NO2 जोड़ दोगे तो क्या होगा, यहां पे लगा देना मेटा नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा। और तीसरा जो प्रोडक्ट बनता है इसका, वो बनता है भाई पैरा वाला। कौन सा बनता है, पैरा वाला बनता है, ठीक है, ये बन जाएगा पैरा पोजीशन का, ठीक है। तो ये इनके क्या होते हैं भाई, प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, इस तरीके से इनके प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखना भाई, बात को ध्यान रखना है। अब समझना, अब इस बात को समझना है आपको, क्या करना भाई, इस बात को समझना है कि कौन सा ज्यादा अस्थायी होगा, कौन सा ज्यादा अस्थायी होगा। इनके अंदर हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए ये जो बनते हैं वो मात्र बनते हैं 2%। कितना बनते हैं भाई, 2% बनते हैं। क्या बनते हैं, 2% प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जितना भी लोगे उसका 2% ही बनेंगे। इस बात को, इसका नाम लिखने आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या लगा देना भाई, मेटा लगा देना, M लगा देना, यहाँ पे पैरा लगा देना, बस। ये जो बनता है 47% बनता है। क्या बनता है, 47% बनता है। तो कितना हुआ भाई, 49% दोनों का मिलाकर हो गया। ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, 51% बचता है, ठीक है। बात समझ में आई। इसका मतलब जो पैरा वाला है वो पैरा वाला है, इसके अंदर हिंड्रेंस कम है, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनता है। मेटा वाला भी 47% बनता है, और जो नाइट्रो ग्रुप है जो आर्थो पोजीशन पे है वो बनता है मात्र 2% बनता है, यानी बहुत ही कम बनता है। बात समझ में आई। मैंने कहा था ना, ये वाला जो होते हैं नाइट्रो, ये होते हैं आपका मेटा पोजीशन पे भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटा पोजीशन हमेशा बनाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। यदि इस वाले ग्रुप को जोड़ दोगे, इस वाले ग्रुप को कहीं पे बीजी कर दोगे, इस वाले ग्रुप को पहले किसी से जोड़ दोगे, तो ये वाला प्रोडक्ट कभी बनेगा ही नहीं। समझ में आई बातें। इनको किसी से बीजी करा दोगे तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रह जाएंगे ना, तो ये पक्का है ये बनाएंगे, ठीक है। यदि इनके साथ पहले इनकी रिएक्शन किसी और के साथ कराओगे, ये वाला बीजी हो जाएगा, ये बीजी होगा, तो फिर ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो उतना ज्यादा डिटेल जाना नहीं है, फिर भी बता दी एक बार आपको जानकारी के लिए, ठीक है। बात समझो, इनके फ्री होने की वजह से, यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से ये वाला बन रहा है। क्या हो रहा है, ये वाला बन रहा है। यही वाला इनका लोन पेयर फ्री करा दो, किसी से पहले ही अटैक करा के इस पे क्या कर दो, इसको रोक दो, तो वो वाला प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये वाला दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाला जब बन जाएगा 51%, ये बन जाएगा 49% टोटल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये था इनका नाइट्रीकरण था। क्या था, नाइट्रीकरण। नेक्स्ट जो देखना है वो देखना सल्फोनीकरण देखना है। तो सल्फोनीकरण में क्या करना है, H2SO4 सांद्र H2SO4 लेके जाएंगे और पैरा पोजीशन पे बनाएगा सीधे सीधे, ठीक है। बात समझ में आई। या फिर आर्थो पे बनाएगा, आर्थो वाला क्या होगा, मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा, तो कम को छोड़ देते हैं, पैरा वाला बना लेते हैं। बात समझ में आई। देखना भाई, नेक्स्ट तीसरा देखना इसका सल्फोनीकरण, ठीक है। सल्फोनीकरण क्या कराना भाई, देखो एनिलीन ले लिया मैंने, एनिलीन ले लिया, NH2 क्या कराना भाई, किससे अब क्या करानी है, सांद्र H2SO4 सांद्र, ठीक है। सांद्र ले लिया मैंने, इसको अब क्या कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ज्यादा स्टेबल होगा। SO3H मैंने कहा था ना, OH निकाल लेना, H2SO4 है, इसमें से क्या निकालोगे, OH माइनस निकाल दोगे तो बचेगा क्या, एक हाइड्रोजन बचा, S बचा, एक ऑक्सीजन निकालोगे O3 बचा,
ठीक है, वही तो मैंने जोड़ा है, SO3H बचा। ठीक है, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा भाई? पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सल्फोनिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है? इसे कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। एनिलीन का सल्फोनिक अम्ल है। ठीक है, बात समझ में? एनिलीन का सल्फोनिक अम्ल है, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज है, ये ज्यूटर आयन बनाते हैं। ज्यूटर आयन का मतलब होता है इसका, इनके आयन क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक्सचेंज होते हैं बार बार। क्या होते हैं? साम्य अवस्था उनके अंदर आती है, उसी को ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज्यूटर आयन कहते हैं। मैं थोड़ी सी मोटी माटा इसको समझा देता हूं, देखो समझ जाओगे भाई। देखो ये चीजें हो गया तो बता देना भाई। देखो ये आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, ये प्रोडक्ट बना हुआ है, देखो क्या है? NH2, यही है आपके पास। अब ये है, और ये क्या करता है भाई? ये दिखाता है साम्य अवस्था। इसके पास लोन पेयर है, इसका हाइड्रोजन फ्री है भाई, निकलने के लिए हाइड्रोजन फ्री है, तो ये इसके क्या करता है? इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका हाइड्रोजन खाएगा। यदि हाइड्रोजन खाएगा तो क्या बनाएगा? कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन खाएगा तो कुछ इस तरीके से बनाएगा, NH3 प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 3 1 4 4 हो गया तो प्लस चार्ज रखेगा। यदि इसका हाइड्रोजन चला गया तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं? इसी को कहते हैं ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इन्हीं को कहते हैं ज्यूटर आयन। यानी कि इसका ज्यूटर आयन में कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है इसका हाइड्रोजन प्लस यानी प्रोटॉन क्या होता है भाई? रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो बदलता रहता है। NH2 ग्रुप और क्या आपका SO3 या फिर SO3 ग्रुप के ऊपर, सल्फोनिक ग्रुप के ऊपर क्या करता है? चेंज होता रहता है। क्या होता है? चेंज होता रहता है, जिससे साम्य अवस्था इनके अंदर स्थापित हो जाती है, जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूटर, ज्यूटर जिसे कहते हैं। ज्यूटर आयन। ठीक है, ZWITTER है ये। ठीक है, ज्यूटर आयन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ज्यूटर आयन कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि क्या है ज्यूटर आयन, तो यही ज्यूटर आयन। ठीक है, बात समझ में? एक नंबर में पूछ लेगा ज्यूटर आयन क्या है, तो लिखोगे क्या? सल्फोनिक अम्ल का, सल्फोनिक लिखोगे कैसे भाई? सल्फोनिक अम्ल का सल्फोनिक अम्ल का सल्फोनिक ग्रुप का हाइड्रोजन क्या होता है भाई? सल्फोनिक ग्रुप का हाइड्रोजन एनिलीन ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप और SO3 ग्रुप के समूह के ऊपर क्या करता है? वो बदलता रहता है, जिससे क्या हो जाता है भाई? बदलता रहता है, जिससे उसके अंदर साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं भाई? इन दोनों स्ट्रक्चरों को या इन दोनों संरचनाओं को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज्यूटर आयन कहते हैं, इसे ज्यूटर आयन कहेंगे। ठीक है, ज्यूटर आयन कहेंगे। तो स्ट्रक्चर पर फटाक से क्या करके स्ट्रक्चर बना लेना ऐसे, और दिखा देना भाई यही ज्यूटर आयन है, ये वाला। ठीक है, बात समझ में? ज्यूटर आयन हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ये बातें होती है, इनकी रिएक्शंस पूरी तरीके से अब खत्म होती है। क्या होते हैं? अब इनकी रिएक्शंस पूरी तरीके से खत्म होते हैं। अब हमें जो चल रहा है इनका उपयोग देखना है, वो बात हो जाती है खत्म। फिर बात करेंगे हम इनके उपयोग, खत्म होगा तो फिर बात करेंगे इनके, हम कहते हैं कि डाईएजोनियम लवण का, डाईएजोनियम लवण के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो फटाक से इसको लिखो, फिर क्या करते हैं? लवण सॉरी इनके उपयोग पढ़ते हैं। हो गया भाई, तो इसको रब करते हैं। सारी रिएक्शंस खत्म हो गए भाई, बहुत सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी इसके अंदर। ठीक है, तीन ये 6 पीछे पढ़ा था आपने, ये सभी रिएक्शंस करीब 8 9 10 7 8 9 रिएक्शंस हो गई आपके पास। 9 रिएक्शंस ना, 9 रिएक्शंस तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। उपयोग, उपयोग में पहला लिखना क्या करना भाई? इनका जो उपयोग करता है वो औषधि के निर्माण में। किसमें भाई? औषधि, औषधि के निर्माण में।
ठीक है, औषधि के निर्माण में। दूसरा लिख लेना रबर के उद्योग में, रबर के उद्योग में, ठीक है, रबर के उद्योग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा लिख लेना आप इस्तेमाल कर सकते हो सिप क्षार बनाने में, सिप क्षार आदि यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, सिप क्षार और आदि यौगिकों के निर्माण में इस तरीके से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, इसका कृत्रिम रंजक बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम, चौथा लिखना कृत्रिम रंजक बनाने में। ठीक है, कृत्रिम रंजक बनाने में इस तरीके से इनका उपयोग करेंगे एनिलीन का। ठीक है, सिप क्षार आप कह सकते हो, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े ना, जिसने भी क्षार बनाने की विधि थी, लवण बनाने में, यौगिक बनाने में, बहुत सारी तरीके से बना सकते हो। डाइएजोनियम साल्ट भी बना सकते हो, इससे क्या कर सकते हो भाई, डाइएजोनियम साल्ट भी, यानी यौगिक में ही आ जाएगा, वो सारे यौगिक में ही आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इनका क्या करेंगे भाई, उपयोग हम करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से उपयोग करने वाले। तो यहाँ पर ये हो जाता है पूरा का आपका पूरा एनिलीन खत्म। अब हमें जो पढ़ना है आगे, वो पढ़ना है डाइएजोनियम साल्ट, यानी कि लवण पढ़ना है। ठीक है, तब मिलेंगे अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।